हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ हैं चंडीगढ़ के बहुत ही बड़े नी सर्जन। नॉट ओनली नी सर्जन, ही इज़ अ फाउंडर एंड पायनियर ऑफ FT3D एंड रोबोलेंस नी रीसर्फेसिंग टेक्नोलॉजी, डॉक्टर तरनदीप सिंह गिल। वेलकम सर। हाय। तो सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे होगा, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से शुरू करते हैं कि आपने ऑर्थोपेडिक्स ही क्यों चुना? जब मेरी ट्रेनिंग चल रही थी दिल्ली के अलग अलग हॉस्पिटल्स में, जैसे मेरी शुरुआत में जूनियर जो ट्रेनिंग थी वो सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में हुई थी। फिर कुछ देर के लिए एम्स में मैंने प्रैक्टिस करी थी। उसके बाद गुरुग्राम के बहुत ही बड़े हॉस्पिटल में मेरी ट्रेनिंग हुई थी। इन तीनों जगह पे जो हमारा एक जैसे फ्रेंड सर्कल कहते हैं, वो हमारा यूजुअली ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट, हड्डियों के डिपार्टमेंट के जो मेरे फ्रेंड्स थे, उनके डिपार्टमेंट में मेरा काफ़ी ज़्यादा उनके साथ मेल मिलाप था। तो उनके डिपार्टमेंट में जब मैं जाता था तो पेशेंट्स को देखता था कि वो कैसे घुटनों के दर्द के कारण जब आते थे तो बहुत लाचार होते थे, बहुत मुश्किल में होते थे। लेकिन वो जब छुट्टी लेके जाते थे तो कभी चॉकलेट दे के जाते थे, कभी मिठाई का डिब्बा दे के जाते थे। उनकी फैमिलीज़ सारे स्टाफ को मिठाइयाँ बांट रही होती थी। तो एक तरह से एक लाइफ चेंजिंग सर्जरी की तरह मेरे को वो सर्जरी, घुटनों की सर्जरी लगती थी। ये इसी चीज़ को देखकर मेरे मन में ऐसा लगा कि अगर हम पहली बात तो डॉक्टरों की कोशिश होती है कि वो मरीज़ों की किसी भी तरह मदद कर सके। लेकिन जो घुटनों के ऑपरेशन होते हैं वो किसी भी मरीज़ की लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देते हैं। आप इमेजिन करो, कोई इंसान व्हीलचेयर पे आए और चल के वापस जाए। तो ये एक वो मोमेंट थी 2-3 दिल्ली के अस्पतालों में जब मैंने शुरुआत में ट्रेनिंग लेनी शुरू करी थी। तो ये चीज़ देखकर कि कैसे हम किसी मरीज़ की लाइफ को बिल्कुल ही बदल सकते हैं एक छोटे से प्रोसीजर के साथ। तो आई थिंक ये वाला जो डिफाइनिंग मोमेंट था जिसने मेरे को प्रेरित किया कि शायद यही मेरे को करना है। ओके, परफेक्ट। जैसे कि आपकी स्टडीज़ दिल्ली में रही है, वैसे ही आपने अपनी फेलोशिप और ट्रेनिंग जर्मनी में कंप्लीट की। तो क्या बता सकते हैं कि जब जर्मन से आप इंडिया वापस आए तो क्या डिफरेंस मिला, और क्या उसने आपके अप्रोच में कोई चेंज लिया उसके अंदर? भारत में जिन अस्पतालों में मैंने ट्रेनिंग ली, सबसे पहले तो इंडिया में नंबर ऑफ़ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो वर्क फ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम जर्मनी में कंपैरिजन करें तो यहाँ पे एक्सपीरियंस, जो इंडियन डॉक्टर्स का जो एक्सपीरियंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि वर्कलोड बहुत होता है, दिन रात वो सर्जरीज करते हैं। एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है, जिसको हम सरल भाषा में कहते हैं कि कोई डॉक्टर ने हज़ारों ऑपरेशन किए तो अच्छा अगला ऑपरेशन भी अच्छा ही करेगा, क्योंकि दिन पर रात काम ही एक ही किया। लेकिन जर्मनी में इसका बिल्कुल विपरीत था। जर्मनी में पॉपुलेशन कम है, वहाँ पे डॉक्टर्स भी कम है, पेशेंट्स भी कम है। वहाँ पे मेरे को याद है, जहाँ पे दिल्ली में हम एक दिन में 10-10, 15-15 ऑपरेशन करते थे, जर्मनी में एक दिन में 1 या 2 ऑपरेशन ही हुआ करते थे। लेकिन जो फ़र्क था वो था टेक्नोलॉजी का। जर्मनी में मेरा जो इंट्रोडक्शन हुआ था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, जब मैं वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए गया था, वहाँ पे पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नामक मैंने चीज़ सुनी थी, जो कि घुटनों के ऑपरेशन में भी इस्तेमाल की जा सकती है। यहाँ पे ऐसा भी इंडिया में एज सच कोई भी रेवोल्यूशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर नहीं आया था। तो जर्मनी में जब हम देखते थे कि एक ऑपरेशन को वो इतने ज़्यादा एक्यूरेटली पहले स्टडी करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लेके जाकर ही ऑपरेशन के बारे में सारी जानकारी लेते हैं। वहाँ पे ऑपरेशन से पहले पेशेंट की पूरी हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, उनकी पूरी जांच, एक्सरे, सीटी स्कैन, 3 डायमेंशनल रिक्रिएशन, MRI, वो सारी जांच पहले की जाती थी। और फिर जब सारी जांच को वो समझ लेते थे, फिर वो ऑपरेशन थिएटर में मरीज़ को लेके जाते थे। उसमें सबसे ज़्यादा रोल था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, यानी कि डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस तो था ही, लेकिन उसमें एक एडिशनल वैल्यू जो आ जाती थी वो थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ताकि डॉक्टर से या जो सर्जन होते हैं उनसे कोई भी एरर ना हो, उनसे कोई भी मिस्टेक ना हो। तो जहाँ पे इंडिया में, भारत में एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मिलता है, जर्मनी में मेरे को जो एक्सपोजर मिला था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उससे बहुत सर्जिकल टेक्निक में इम्प्रूवमेंट आई। तो जो रिज़ल्ट्स में जो फ़र्क पड़ता है, आप इमेजिन करें, अगर हम ऑपरेशन थिएटर में किसी मरीज़ को लेकर जाते हैं और फिर ऑपरेशन के दौरान ही सारी जांच करते हैं उसमें, या हम अगर सारी जांच पहले से कर लें और फिर ऑपरेशन थिएटर में लेके जाएं, तो जाहिर सी बात है उसी पेशेंट को, मरीज़ को अच्छा रिजल्ट मिलेगा जिसके बारे में हमें कंप्लीट नॉलेज होती है या हमें सारी जानकारी मिली होती है। दूसरा, इंडिया में, भारत में हमारी जो नॉर्मल टेंडेंसी है, मरीज़ों की जो टेंडेंसी है, वो जब मैं जर्मनी में गया था तब ये टेंडेंसी हुआ करती थी कि एक मनगणित या एक मिथ होती थी
कि घुटनों का ऑपरेशन तभी कराया जाए जब आपकी हालत बिल्कुल ख़राब हो जाए, जब आप बूढ़े हो जाएं, जब आपसे चला ही ना जाए, आप व्हीलचेयर पे हों, तब हमने ऑपरेशन कराना, तब तक हमने ऑपरेशन को टालना है। ये एक बड़ी कॉमन चीज़ होती थी। आज भी हमारे समाज में कई जगह पे ये चीज़ अभी भी मानी जाती है कि तभी ऑपरेशन कराएं जब आपकी हालत हद से ज़्यादा ख़राब हो जाए, ऐसे ही ऑपरेशन मत कराएं। जर्मनी में इससे बिल्कुल उल्टा था। वहाँ पे मरीज़ों को एक्सरसाइज करने की, ट्रैकिंग करने की, घूमने फिरने की, स्विमिंग, अलग अलग किस्म की वर्जिश, खेल कूद में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो वहाँ पे पेशेंट्स या मरीज़ ये नहीं सोचते थे कि उनको इंतज़ार करना है। वो क्या करते थे, जैसे ही पेशेंट को हल्की सी प्रॉब्लम आती थी वो सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाते थे। तो जैसे डॉक्टर के पास गए, उनकी बीमारी का, उनके घुटनों की प्रॉब्लम का जो डायग्नोसिस होता था वो जल्दी कंफर्म हो जाता था। तो उस डायग्नोसिस कंफर्म होने के बाद, जल्दी ट्रीटमेंट लेने के बाद, वो ऑपरेशन को टालने की बजाय यूजुअली हमसे ये कहते थे कि हाउ सून कैन वी डू दिस, मतलब आप डॉक्टर अपने मेरे को ये बताइए कि हम कितना जल्दी इसको ठीक कर सकते हैं। भारत में इसका बिल्कुल उल्टा था। हमारे पास आज भी बहुत से पेशेंट पूछते हैं, क्वेश्चन जो मोस्ट कॉमन होता है कि कैसे हम इसको टाल सकें। तो ये एक फिलोसफिकल डिफरेंस है, या सोच का, या हमारे समाज का, कि वहाँ पे था कि मेरे को जल्दी से ठीक होना है, यहाँ पे था मेरे को इसको अभी ऑपरेशन को टालना है। लेकिन अच्छी बात है कि आजकल मॉडर्न इंडिया में, डिजिटल इंडिया में, बिकॉज ऑफ इंटरनेट और हमारे सोशल मीडिया की मदद से आजकल भी ये अवेयरनेस जो पहले जर्मनी में थी, आजकल इंडिया में भी आने लगी। आजकल मेरी ओपीडी में यंग पेशेंट्स आते हैं जो चाहते हैं कि अभी हमको एक्सरसाइज करनी है, अभी हमने फिट रहना है, हमको नहीं इंतज़ार करना कि जब हम बूढ़े हो जाए तभी इसका इलाज करें। तो ये एक मेजर डिफरेंस था टेक्नोलॉजी का और पेशेंट की, मरीज़ों की सोच का। जैसे आपने बोला कि जर्मनी में लोग प्रोएक्टिव थे, वो साथ के साथ आके अपना ऑपरेशन करवाना चाहते थे, अपना डायग्नोसिस लेना चाहते थे, और वो इंडिया में डिफरेंट है। क्या ये हमारी डर की वजह से है कि हम इंडिया में ऑपरेशन से डर जाते हैं, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी से डर जाते हैं? तो क्या नी सर्जरी इतनी कॉम्प्लेक्स है अभी भी इंडिया में कि लोग डरें इससे? ये जो डर था ये पहले जायज़ डर था। पुराने घुटनों के जो ऑपरेशन हुआ करते थे वो वाकई में तकलीफ देह होते थे। ऐसा नहीं है कि लोगों के मन में किसी ने आके बताया होता था लोगों को कि आपने सर्जरी नहीं करानी है। मरीज़ अपने रिश्तेदारों को जिन्होंने ऑपरेशन कराया होता तो उनकी तकलीफ़ को देख के ही डरते थे। वो देखते थे कि हमारे किसी परिवार के सदस्य ने, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने ऑपरेशन कराया, लगभग 6 महीने तक वो चल ना पाए, उनको 3 दिन 4 दिन के लिए आईसीयू में रहना पड़ा। दर्द के कारण उनकी हालत बहुत बुरी रहती थी, उनको दर्द की इंजेक्शन, दवाइयाँ वगैरह इतनी लेनी पड़ती हैं। उसके बाद काफ़ी दिनों तक उनको दर्दनाक फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज करवानी पड़ती थी। कुछ मरीज़ ऑपरेशन के बाद पहले से भी बदतर हो जाते थे। तो ये सारी चीज़ें पुराने ऑपरेशनों में पहले वाकई में लोगों ने एक्सपीरियंस की होती थी, अपने आँखों से देखी हुई है या देखी हुई थी, जिसके कारण वो इससे डरते थे। और ये जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, फैमिली एक्सपीरियंसेस, या हमारे फॉर एग्जांपल मोहल्ले में किसी ने ऑपरेशन कराया, लेकिन वो इंडियन सोसाइटी जो है, हमारी सोसाइटी बहुत क्लोज निट है। अगर हम मोहल्ले में किसी का ऑपरेशन कोई करवा के आता तो सारा मोहल्ला इकट्ठा होता ये पूछने के लिए आपने कहाँ से ऑपरेशन कराया, आपकी तबीयत कैसी है, आपको आईसीयू में रखा कि नहीं रखा, पूरी तरह से जायज़ा लिया जाता है, ताकि अगर आगे जाके उनको कुछ सवाल आएँ तो वो डॉक्टर से पूछने की बजाय वो उस मरीज़ से पूछते हैं जिन्होंने ऑपरेशन कराया होता है। तो ये जो थॉट प्रोसेस था पुराने ऑपरेशनों में, जो सोच थी वो पुराने ऑपरेशनों के बारे में जायज़ थी। अच्छी बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी के आने के बाद अब ये सारी प्रॉब्लम्स को मरीज़ों को फेस करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल जो FT3D सर्फेसिंग रोबोलेंस टेक्नोलॉजी से जो हम सर्जरीज कर रहे हैं, उनमें ना तो मरीज़ों को ज़्यादा दर्द होता है, ना उनको आईसीयू में रहने की ज़रूरत पड़ती है। मेटल के स्टेपल जैसे लोहे के टांके लगाते थे बड़े ऑपरेशन में, बड़ा चीरा लगा के, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। पेशेंट को आईसीयू में नहीं रखा जाता तो वो अपने परिवार के साथ रहते हैं। हमारी इंडियन सोसाइटी में जब किसी भी परिवार के सदस्य का ऑपरेशन करवाने आते हैं, तो आज भी मेरे ओपीडी में आते हैं तो उनका सारा परिवार साथ में आता है। ऐसा नहीं है कि जाओ आप ऑपरेशन करवा के आ जाओ, हम आपको वापस मिल लेंगे। और साथ में बहू आती है, साथ में बेटे आते हैं, साथ में उनके बच्चे आते हैं। तो वो सपोर्ट सिस्टम जो होता था पहले, कहीं ना कहीं वो सपोर्ट सिस्टम ख़त्म हो जाता था, जिसके कारण जो ज़्यादातर पेशेंट्स जो वृद्ध होते थे, बुज़ुर्ग होते थे, वो अकेले रह जाते थे।
अस्पताल में अकेले गए, ऑपरेशन हुआ, दर्द हुआ और दर्द के बाद आईसीयू में रह गए, फैमिली सपोर्ट ख़त्म हो गई, तो उससे वो मरीज़ जो थे वो काफ़ी ज़्यादा उनका मनोबल टूट जाता था। तभी पुराने ऑपरेशनों में रिकवरी टाइम ज़्यादा लगता था। अब इसका विपरीत जो है, आप इमेजिन करें अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो मैं ऑपरेशन करता हूँ FT3D रीसर्फेसिंग और रोबोलेंस के, इसमें सारा परिवार साथ में आता है। सर्जरी से एक दिन पहले उनको हम रूम में एक साथ रखते हैं। भर्ती के अगले दिन ही पेशेंट की सर्जरी हो जाती है और सर्जरी के कुछ घंटों के बाद मरीज़ अपने परिवार में वापस उसी रूम में आ जाता है, अपने पोतों के साथ, अपने पोतियों के साथ, अपने बेटे बहू के साथ। तो जो अकेले रहने का जो प्रॉब्लम होती है, जो मनोबल जो है वो कम होने की बजाय स्ट्रांग हो जाता है कि उनको लगता है कि मेरे परिवार वाले साथ में ही हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आई तो वो सॉल्व कर देंगे। आईसीयू में रहने से पेशेंट्स को इन्फेक्शंस का रिस्क बढ़ जाता है। तो कोई भी मरीज़, अगर हम कोई मरीज़ क्या किसी भी इंसान से अगर हम पूछेंगे कि आप आईसीयू को किस चीज़ के साथ रिलेट करते हैं, तो सब यही बोलेंगे कि आईसीयू का मतलब बीमार। आईसीयू तभी जाते हैं जब कोई बीमार होता है। तो एक बड़ा कॉमन हमारे मन में ऑटोमेटिकली क्वेश्चन आ जाता है कि मेरे जो मरीज़ हैं ये तो बीमार है ही नहीं, तो घुटनों के ऑपरेशन के बाद उनको आईसीयू में क्यों रखा जाए? बिल्कुल। उसका कारण जो है, उसका कारण एक्चुअली में होता था, ऑपरेशन पहले बहुत बड़े हुआ करते थे, बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक, और ब्लड प्रेशर, शुगर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जिनके कारण मजबूरन आईसीयू में रखना पड़ता था। ऐसा नहीं है कि उनको हम जानबूझ के आईसीयू में रखते थे, उनकी सेफ्टी के लिए रखते थे। लेकिन FT3D रीसर्फेसिंग और रोबोलेंस के जैसे ऑपरेशन, उनमें इतना ना तो ज़्यादा कोई दर्द होता है, ना कोई चीर फाड़ होती है, ना कोई ब्लड लॉस होता है, इतना ज़्यादा पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है, तो ज़रूरत ही नहीं होती, पेशेंट जल्दी रिकवर करते हैं। बिल्कुल। जैसे कि आपने अभी मेंशन किया कि FT3D एंड रोबोलेंस टेक्नोलॉजी से आप नी रीसर्फेसिंग सर्जरीज़ करते हैं। क्या आप हमारे ऑडियंस को और मुझे बताएंगे कि FT3D रीसर्फेसिंग होती क्या है? क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या होती है, और हम जब सुनते हैं कि AI से सर्जरीज़ हो रही हैं, क्या ये एक्सटेंसिव सर्जरीज़ होती हैं? क्या AI खुद सर्जरी करता है आके बीच में? तो क्या आप उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? FT3D नी रीसर्फेसिंग का जो टर्म है, अगर हम उसको ब्रेकअप करें तो उसमें FT का मतलब है फास्ट ट्रैक। फास्ट ट्रैक एक इंग्लिश शब्द है जिसका मतलब है जल्दी ठीक होना, यानी कि आप कोई भी चीज़ अगर जल्दी करते हैं तो फास्ट ट्रैक कहते हैं। 3D का मतलब है 3 डायमेंशनल, उसका पार्ट जो जाता है वो टेक्नोलॉजी पे जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया, इस सर्जरी में पहले हम पेशेंट को डायरेक्टली ऑपरेशन में ले जाते थे पुराने ऑपरेशनों में। इस ऑपरेशन में पहले हम पेशेंट की CT स्कैन करवाया जाता है पूरी टांगों का। ऐसा नहीं कि सिर्फ घुटनों का CT स्कैन कराया जाता है, पूरी टांगों का CT स्कैन करवा के फिर उसका हम 3 डायमेंशनल रिक्रिएशन करते हैं, यानी कि हम कंप्यूटर पे ही पेशेंट की टांगों का 3 डायमेंशनल 3D मॉडल रिक्रिएट कर लेते हैं, बना लेते हैं। यानी कि एक हिंदी में अगर हम कहेंगे तो पेशेंट की पूरी टांगों का एक डिजिटल प्रारूप बन जाता है कंप्यूटर के ऊपर। और उसी डिजिटल प्रारूप के ऊपर, उसी डिजिटल रिक्रिएटेड मॉडल के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो ये सोच कर कि ये जो मॉडल है ये एक मरीज़ का ही है, उसके ऊपर डिजिटल सर्जरी करते हैं। यानी कि पेशेंट अभी अपने घर में ही होता है, लेकिन उनकी सर्जरी कंप्यूटर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, सॉफ्टवेयर की मदद से हो रही होती है। इस डिजिटल सर्जरी से या वर्चुअल ऑपरेशन से हमें पेशेंट के घुटनों के और पूरी टांगों की अलाइनमेंट के बारे में, खराबी के बारे में, कहाँ पे कितना डैमेज है उसके बारे में, ऑस्टियोफाइट्स कहाँ पे हैं, एंगल कितना ख़राब है, डैमेज कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, ऑपरेशन कैसे करना है, किस तरफ से कितनी हड्डी निकालनी है, अलाइनमेंट रॉड को डालने की ज़रूरत है भी है कि नहीं, इम्प्लांट के जो हम कैप्स डालते हैं वो कौन से इम्प्लांट के कैप्स हैं जिनका साइज़ एक पर्टिकुलर मरीज़ के घुटनों में सबसे अच्छा फिट आएगा। ये सारी चीज़ें जो पहले पुराने ऑपरेशनों में, ऑपरेशन थिएटर में मरीज़ों के घुटनों को ओपन करके, खोल कर ऑपरेशन के दौरान कैलकुलेट की जाती थी, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, FT3D की मदद से ये सारी चीज़ें ऑपरेशन से पहले ही हो जाती हैं। यानी कि मरीज़ अभी अपने कमरे में होता है। मरीज़ जिस दिन एडमिट होते हैं उस दिन हम कहते हैं कि आपको एक दिन के लिए हमें प्लानिंग के लिए टाइम चाहिए, तो पेशेंट अपने कमरे में अपनी फैमिली के साथ होता है और हम उनके घुटनों के ऑपरेशन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, सॉफ्टवेयर की मदद से सारी प्लानिंग कर रहे होते हैं। ये बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है
बहुत लोग सोचते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही ऑपरेशन करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक डिजिटल सॉफ्टवेयर है, वो कैसे ऑपरेशन कर सकते हैं? या रोबोलेंस जो है वो तो एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसको हम सिर पे आंखों के आगे पहन के ऑपरेशन करते हैं। रोबोलेंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या FT3D ऑपरेशन नहीं करते हैं, ऑपरेशन डॉक्टर करता है। लेकिन ऑपरेशन की एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, उसके बारे में सारी विस्तार में जानकारी हासिल करने के लिए ये दो चीज़ें हमारी मदद करती हैं। तो तभी मैं कहता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल कल को कोई और हॉस्पिटल या किसी और जगह पे किसी ने नया एक रोबोलेंस का डिवाइस खरीद लिया, तो क्या मतलब, इसका मतलब ये नहीं है कि आज आप ही बैठ के वो पहन के सर्जरी कर पाओगे। सर्जन तो चाहिए। एक डॉक्टर का एक्सपीरियंस और उसकी ट्रेनिंग और उसके इतने सालों का, इतने हज़ारों ऑपरेशन करने के बाद ही ये तालमेल बनता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी और डॉक्टर, इन तीन चीज़ों के तालमेल से हम ये ऑपरेशन करते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोलेंस ही ऑपरेशन कर रहा है। जैसे आपने अभी FT3D एक्सप्लेन किया, इसमें रोबोलेंस का क्या पार्ट है? जैसे आपने बोला वो एक सेपरेट डिवाइस है जो सर्जन्स पहनते हैं, तो क्या ये आपको प्रोजेक्शंस दिखाते हैं या फिर उसके सामने कोई स्क्रीन चल रही होती है जैसे आयरन मैन में होता है? तो उसके बारे में आप बता सकते हैं थोड़ा सा? ये दो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, तभी हम पेशेंट्स को हमेशा ऑप्शंस देते हैं कि हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं ऑपरेशन करने के। एक उसमें FT3D रिसर्फेसिंग है, एक इसमें रोबोलेंस है, कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ भी हम लेके आए हैं जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद में आपको बताऊंगा। FT3D रिसर्फेसिंग का जो पार्ट है वो है ऑपरेशन की प्लानिंग करना। जैसे मैंने बताया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पेशेंट के घुटनों के 3D मॉडल के ऊपर पूरी विस्तार से जानकारी हासिल करके प्लानिंग कर दी। अब जो हमें प्लानिंग मिल जाती है, उस प्लानिंग को इस्तेमाल कैसे किया जाता है ऑपरेशन के दौरान, उसमें रोबोलेंस टेक्नोलॉजी जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की डिवाइस है, ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। वो सारा डेटा जो हमें मिलता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के एनालिसिस के बाद या जानकारी हासिल करने के बाद जो हमें डेटा मिलता है, वो डेटा हम ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी डिवाइस जो रोबोलेंस है उसके अंदर फीड करते हैं। ये क्लाउड की तरफ से, आजकल जैसे आपने सुना होगा कि पहले जैसे SD कार्ड होते थे, मेमोरी कार्ड होते थे, आजकल हम इंटरनेट पे अपलोड कर देते हैं और उसी इंटरनेट से वापस हमारे डिवाइस पे वापस वो डाउनलोड कर लेते हैं। तो कोई तारें या वायर्स वगैरह नहीं होती हैं। जैसे फाइटर पायलट्स होते हैं, उनके सामने आगे जो विमान के आगे, जहाज़ के आगे जो सारा मैप होता है वो उनके हेड गियर के आगे, आंखों के आगे ही मिल जाता है, ताकि उनको कहीं इधर उधर ना देखना पड़े जगह ढूंढने के लिए। तो उसमें पायलट को अपना ध्यान हटाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो सिमिलरली जो हमें डेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मिलता है वो हम क्लाउड के दौरान, क्लाउड के थ्रू रोबोलेंस डिवाइस में फीड कर लेते हैं, जो ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है। एक बार जब वो सारा डेटा रोबोलेंस डिवाइस के अंदर फीड हो जाता है, तो ऑपरेशन के दौरान हम उसी डिवाइस को पहन के, जैसे मैं ऑपरेशन के दौरान वो डिवाइस पहन के ऑपरेशन करता हूँ, वो इतना से हेड गियर होता है आंखों के सामने, वो सारी इंफॉर्मेशन जो हमें मिली होती है पेशेंट के CT स्कैन से, वो पेशेंट के, मरीज़ के घुटनों के ऊपर प्रोजेक्ट कर देते हैं। यानी कि मेरे को मरीज़ का घुटना भी दिख रहा होता है, लेकिन मेरे को वो प्लानिंग भी दिख रही होती है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उसी पेशेंट के घुटनों के बारे में की होती है। तो आप इमेजिन करो, मेरे सामने मरीज़ के घुटनों का एक ब्लूप्रिंट होता है जिसको मेरे को सिर्फ फॉलो करना होता है। सारी कैलकुलेशंस पहले से ही हो चुकी होती हैं। वर्चुअल ऑपरेशन ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका होता है, तभी हम एक्चुअली में ऑपरेशन में थिएटर में लेके जाते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लान करती है, रोबोलेंस ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी ऑपरेशन करने में मदद करता है। लेकिन ऑपरेशन जो है वो सर्जन ही करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोलेंस डिवाइस ही अपने आप ही ऑपरेशन करे जा रहा है और उसको कोई भी पहन के ऑपरेशन कर रहा है। तो रोबोलेंस और FT3D थ्योरी में ऑपरेशन कर लेते हैं, उसको प्रैक्टिकल एक एक्सपीरियंस सर्जन ही बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक बात हो गई कि सामने आपको मैप दिख रहा है, आप उसमें काम कर रहे हो। ये हमारी ओल्ड स्कूल टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से कितना डिफरेंट है? क्या वो एक्सटेंसिव थी? उसके लिए हमें ये समझना ज़रूरी होगा कि हमारे घुटनों की बनावट कैसी होती है, एनाटमी कैसी होती है। हमारे घुटनों के अंदर 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं, उसको मीडियल कंपार्टमेंट, लैटरल कंपार्टमेंट और पैटेलोफेमोरियल कंपार्टमेंट कहते हैं। इन तीनों कंपार्टमेंट्स को अगर हम चेंज कर दें या पूरा घुटना बदल दें तो उसको हम टोटल नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। टोटल नी रिप्लेसमेंट का मतलब ही है, टोटल मतलब पूरा, नी मतलब घुटना, रिप्लेसमेंट मतलब बदलना।
टोटल नी रिप्लेसमेंट में घुटने के सारे कंपार्टमेंट्स, उनके सारे हिस्से निकाल के उनकी जगह पे इम्प्लांट्स डाले जाते हैं, जैसे कि पहले हुआ करता था। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो कोई ऑपरेशन ख़राब ऑपरेशन थे, वो इतने सालों से अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, वेरी सक्सेसफुल ऑपरेशंस। लेकिन उनके साथ जो जुड़ी हुई कॉम्प्लिकेशंस थी, जिनके बारे में हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, जिससे मरीज़ डर जाते थे, वो उनके साथ ही आती थी। क्योंकि जो पुराने ऑपरेशन होते थे वो थोड़े से इन्वेजिव होते थे। इन्वेजिव मतलब उनमें चीर फाड़ ज़्यादा होती थी। तो ये जैसे पुराने ऑपरेशन या ट्रेडिशनल या परंपरागत जो घुटनों के ऑपरेशन होते थे, या जो पुराने ट्रेडिशनल कन्वेंशनल ऑपरेशन होते थे, वो भी अच्छे ऑपरेशन होते थे, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं मरीज़ों को तकलीफ़ होती थी, दर्द होता था, चीर फाड़ ज़्यादा होती थी, खून चढ़ाना पड़ता था, पूरा घुटना निकालना पड़ता था, और आईसीयू में रहना पड़ता। जैसे मैंने बताया, ये सब चीज़ें उनके साथ ही आती थी। रीसर्फेसिंग या FT3D टेक्नोलॉजी या रोबोलेंस टेक्नोलॉजी से हमने पुराने परंपरागत जो ऑपरेशन होते हैं उसकी जो गुड पॉइंट्स होते हैं, जो उनकी पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, जो उनकी अच्छी चीज़ें होती हैं, वो हमने इंक्लूड की हैं। लेकिन जो उनके साथ आने वाली कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो सारी लगाने की या वो सारी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर हम क्लियर शब्दों में दोनों का डिफरेंस पूछें तो टोटल नी रिप्लेसमेंट या जो परंपरागत घुटने बदलने के जो ऑपरेशन हुआ करते थे, उनमें हर एक पेशेंट को एक ही उपाय मिलता था कि अगर आपके घुटनों में प्रॉब्लम है तो आपको ये एक ऑपरेशन कराना पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 3D टेक्नोलॉजी से और ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी से हम मरीज़ को अलग अलग ऑप्शंस दे पाते हैं। आप इमेजिन करें, अगर किसी यंग पेशेंट का, किसी अभी जिनकी उम्र ज़्यादा नहीं है, अभी जवान है, उम्र ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन उनके घुटने का सिर्फ अंदर वाला हिस्सा ख़राब हुआ है। तो ऐसे पेशेंट में कम उम्र में अगर हमको ये ऑप्शन देंगे कि आपका हम पूरा घुटना बदलेंगे, तो वो थोड़े से सोच में पड़ेंगे कि अभी मेरी उम्र कम है। बिल्कुल। FT3D और रोबोलेंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी की मदद से हम पिन पॉइंट एक्यूरेसी से पहली बात तो ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा कंपार्टमेंट ख़राब है। ठीक है। अगर आपका मीडियल कंपार्टमेंट ख़राब है तो हम उनको बोलते हैं कि अभी आपकी एज कम है, उनको ऑप्शन देते हैं, आपकी एज कम है, आपका हम सिर्फ एक हिस्सा ही चेंज करेंगे ताकि आपकी कुछ टाइम निकल जाए, आगे जाके देखेंगे कैसे आपका जॉइंट का जो है प्रोग्रेशन कैसे होता है। अगर किसी पेशेंट के 2 कंपार्टमेंट ख़राब है तो वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 3D मैपिंग ने हमको क्लियरली बता देना, क्योंकि हमने ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर नहीं देखा कि कौन सा कंपार्टमेंट ख़राब है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमें पहले ही बता दिया कि इनके 1 कंपार्टमेंट ख़राब है, इनका 2 कंपार्टमेंट ख़राब है, और किसी किसी पेशेंट के 3 कंपार्टमेंट्स ख़राब होते हैं। तो बजाय हर किस्म के प्रॉब्लम का एक इलाज होने के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 3D मैपिंग की, 3D रिकन्स्ट्रक्शन की मदद से, FT3D और रोबोलेंस की मदद से हम अब मरीज़ों को उनकी उम्र के मुताबिक, उनके घुटनों की बनावट के मुताबिक, उनके घुटनों के आर्थराइटिस के स्टेज के मुताबिक ये ऑप्शन दे सकते हैं कि उनके लिए ये अभी के लिए बेहतर है, ये उनको थोड़े सालों के लिए आराम देगा, या ये हमेशा के लिए ठीक रहेगा। तो इट इज़ नॉट वन साइज फिट्स ऑल कि किसी भी मरीज़ को जो मर्जी प्रॉब्लम हो, हमने बस सारा घुटना ही निकाल देना है। तो यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस है, जो सबसे बड़ा फ़र्क है। पहले कैलकुलेट किया जाए, फिर इलाज बताया जाए। तो पहले पुराने ऑपरेशन में सिर्फ एक्सरे के बेसिस पे ऑपरेशन हो जाते थे। पेशेंट ने एक्सरे करवाया, एक्सरे देखा और बताया गया कि आपका पूरा घुटना बदला जाएगा। आजकल हम पहले पेशेंट को बोलते हैं कि हम आपके पहले 3D मैपिंग करवाएंगे, CT स्कैन कराएंगे, उसका AI से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एनालिसिस कराएंगे, और फिर डिसाइड करेंगे, आपसे मिलकर, आपसे पूछकर, पूरा डिस्कस करके कि आपके फाइंडिंग्स जो हैं, आपके जो रिपोर्ट है, जो एनालिसिस का ये फाइनल रिजल्ट आया, तो आपके पास ये 3-4 ऑप्शंस हैं। तो इसके लिए पेशेंट को एक तरह से थोड़ा सा ट्रस्ट भी हो जाता है कि मेरा प्रॉपर तरीके से पहले एनालिसिस किया गया है, प्रॉपर पहले जांच की गई है, और फिर ऑपरेशन किया गया है 100%। और उनके पास ऑप्शंस भी ज़्यादा हो जाती हैं। बिल्कुल। आपने एक बात कही कि अब यंग लोग भी बहुत आते हैं जिनको मे बी ऑपरेशन की ज़रूरत हो, तो इन फ्यूचर अगर उन्होंने मान लीजिए 1 कंपार्टमेंट का ऑपरेशन कराया अभी, और 20 साल में उनके घुटने और ख़राब होते हैं, तो क्या वो पहला ऑपरेशन बाद के ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, या फिर इट वो बी स्मूथ? जो पुराने ऑपरेशन हुआ करते थे, जिनमें हमने फर्स्ट ऑपरेशन, पहले ऑपरेशन में ही सब कुछ निकाल दिया होता था, कोई दूसरा ऑप्शन बचता ही नहीं था, बिकॉज सब कुछ तो ऑलरेडी निकल चुका है।
तो ये भी एक कारण होता था, ज़्यादातर लोग डरते थे कि अभी ऑपरेशन नहीं कराना है, क्योंकि अगर किसी कारण 10 साल बाद 15 साल बाद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ गई तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। क्या करेंगे तब? फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी मरीज़ का 55 साल में पूरा घुटने बदलने का ऑपरेशन कर दिया और वो किसी अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट के कारण उनका ऑपरेशन गिर गए या कोई एक्सीडेंट हो गया, उनका ख़राब हो गया, जब सब कुछ ऑलरेडी निकाल चुके हैं, सब कुछ ऑलरेडी निकल चुका है, तो कोई और ऑप्शन नहीं बचता। फिर बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन करने पड़ते हैं, प्लेट डलती है, स्क्रू डलती है, रॉड डलते हैं और उनका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं होता है। वही अगर हम किसी पेशेंट को यंग एज में पहले एक छोटा ऑपरेशन करते हैं और अगर किसी भी कारण, चाहे कोई एक्सीडेंट के कारण या वो अपनी उम्र जितना उनका लाइफ होती है 10 साल 15 साल के बाद अगर उनको कोई प्रॉब्लम और आती है, तो पुराना ऑपरेशन निकाल कर हम नया ऑपरेशन कर सकते हैं। और दूसरी बार हमारे पास ऑप्शन मिलता है कि हम एक निकाल के हम सिर्फ 2 कर सकते हैं, और उसके बाद एक तीसरा ऑप्शन होता है कि हम 2 निकाल के 3 भी कर सकते हैं। तो पहली बात तो ज़्यादातर पेशेंट्स की जब हम एनालिसिस कराते हैं तो हम पेशेंट्स को ऑप्शन ही तभी देते हैं जब हमें उनके घुटनों की बनावट के बारे में, आर्थराइटिस की स्टेज के बारे में क्लियरली पता चल जाता है। हमारी मर्ज़ी नहीं होती है कि हम ये डिसाइड करेंगे, ना ही पेशेंट की मर्ज़ी होती है कि वो डिसाइड करेंगे। डिपेंड करता है कि जो उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3D मैपिंग के साथ जो रिपोर्ट आई है उसमें उनका जो घुटने का आर्थराइटिस है उसकी स्टेज क्या है, वो आगे प्रोग्रेस कैसे करेगा, और उसके बेसिस पे ही किया जाता है। हर एक यंग पेशेंट को एक तरफ के ऑपरेशन के बारे में भी सलाह नहीं दी जाती है, हर एक ओल्ड पेशेंट को पूरा घुटने बदलने की सलाह भी नहीं दी जाती है। बिल्कुल। तो ये कस्टमाइज्ड होता है, या इन सही शब्दों में पर्सनलाइज्ड होता है कि एक मरीज़ का इलाज और उसके ऑप्शन हर एक दूसरे मरीज़ के इलाज और उसके ऑप्शन से बिल्कुल अलग होते हैं। कई बार तो एक ही मरीज़ के दोनों घुटनों की एनालिसिस ही डिफरेंट आती है। कई बार एक घुटना ज़्यादा ख़राब होता है, उनमें हम बोलते हैं आपको हम ये करेंगे या ये कर सकते हैं, दूसरा घुटना कम ख़राब होता है हम उनको ये कर सकते हैं। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि ये वन साइज़ फिट्स ऑल, कि सब में एक ही तरह का हम इलाज कर देंगे। इसमें कस्टमाइज्ड अप्रोच होती है। हर एक मरीज़ का ऑपरेशन की तैयारी, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, हर चीज़ इंडिविजुअली या पर्सनलाइज्ड की जाती है, जिससे पेशेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, उनको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और अल्टीमेटली जो भी यंग पेशेंट्स होते हैं, यंग पेशेंट्स तभी ऑपरेशन करवाते हैं जब उनके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं। अभी नौकरी करनी है, अभी घर खरीदना है, अभी बच्चों को स्कूल भेजना है, कॉलेज भेजना है। अगर कोई पेशेंट बोले कि मैं ही अगर बीमार हो गया तो आगे जाके मेरी परिवार का क्या होगा। ऐसे पेशेंट्स को हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि आपके पास एक ही ऑप्शन है, अगर आपको करवाना तो करवाइए, अगर नहीं करवाना तो आप वेट कर लीजिए। उससे पेशेंट के मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है, क्योंकि उनको सोचना पड़ता है। कोई छोटा निर्णय तो होता नहीं है, कोई छोटा डिसीजन तो होता नहीं, लेकिन जब पेशेंट के सामने 3-4 ऑप्शंस हो जाते हैं और उनको उनकी बीमारी के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एनालिसिस के बारे में सब कुछ उनकी आंखों के सामने दिख रहा होता है। हम हर पेशेंट की 3D प्लानिंग उनको दिखाते हैं, बाद में उनको उनकी रिपोर्ट भी देते हैं। ओके। ऑपरेशन से पहले उनको समझाते हैं और ऑपरेशन के बाद उनको उनकी रिपोर्ट भी देते हैं कि आपके घुटने के अंदर इतनी प्रॉब्लम थी और उसको हमने ऐसे साफ किया। ओके। और या आपकी रिपोर्ट में घुटने इतने ख़राब थे और हमने उसका ऐसे इलाज किया। तो पूरा क्लियर, सब कुछ क्लियर होता है उसके बीच में। सर जैसे आपने बोला कि FT3D का मतलब है फास्ट ट्रैक 3D, तो ये कितना फास्ट ट्रैक है एज़ कम्पेयर टू द ओल्डर सर्जरी? अगर कंपैरिजन करें तो जो पुराने ऑपरेशन या परंपरागत जो ऑपरेशन हुआ करते थे, पूरा घुटने बदलने वाले जो पुराने तरीके से ऑपरेशन किए जाते थे, तो उसमें एक घुटने के ऑपरेशन में लगभग किसी पेशेंट को 1 घंटा लगता था, किसी को 1.5, किसी को 1.25 घंटा, ऐसे हम घंटों की बात करते थे, यानी कि काफ़ी समय लगता था। वही वो कारण होता था, बड़े ऑपरेशन होने के कारण ही, ब्लड लॉस ज़्यादा होने के कारण पेशेंट्स को ICU में रखा जाता था। अगर अब हम बात करें जैसे नए ऑपरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जो किए जाते हैं, उसमें क्योंकि सारी कैलकुलेशंस हमें पहले से ही मिल चुकी होती हैं, हमने सिर्फ ब्लूप्रिंट को फॉलो करना है। तो अमूमन जो हमारा एक घुटने का ऑपरेशन होता है उसमें लगभग हमें 15 से 20 मिनट ही लगते हैं। कई बार मुझे 13 मिनट लगते हैं, कई बार 14 मिनट, कई बार 16 मिनट, डिपेंडिंग अपॉन कि मरीज़ के घुटने कितने ख़राब है या उनके एनालिसिस में कितना डैमेज आया। तो ये अगर हम कंपैरिजन करें कहाँ 1.5 घंटा और कहाँ 15 मिनट, यही वो फैक्टर है, यही वो कारण है जिसके कारण पेशेंट्स को ब्लड लॉस कम होता है, क्योंकि हमने ऑपरेशन जल्दी से ओपन किया। प्लानिंग तो हमने पहले से कर रखी होती है और ऑपरेशन के बाद हमने पेशेंट को जल्दी से वापस कमरे में भेज दिया। ठीक है। छोटा ऑपरेशन, कम तकलीफ, बड़ा ज़ख्म,
ज़्यादा तकलीफ़। जितना जल्दी हम ऑपरेशन कर पाते हैं, पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन होने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। ये बड़ी लॉजिकल बात है। बिल्कुल। अगर हम कोई ऑपरेशन 8 घंटे में करेंगे और कोई ऑपरेशन हम 15 मिनट में करेंगे, तो बड़ी लॉजिकल बात है कि पेशेंट को जो ब्लड लॉस होगा, दर्द होगा, तकलीफ होगा या कॉम्प्लिकेशन होने के जो चांसेस होंगे वो बड़े ऑपरेशन में ज़्यादा होंगे, छोटे ऑपरेशन में कम होंगी। तो फास्ट ट्रैक 3D FT3D या रोबोलेंस के ऑपरेशन में समय भी कम लगता है और उसी कम समय लगने के कारण पेशेंट्स को बड़े ऑपरेशनों की तरह तकलीफ नहीं सहनी पड़ती। इसमें आप इमेजिन करें कि जैसे ही पेशेंट की सर्जरी हो जाती है, पेशेंट वापस अपने कमरे में चले जाते हैं अपने परिवार के साथ। ओके। और जैसे ही उनकी टांगों में ताकत वापस आती है, कुछ पेशेंट्स को 2 घंटे के बाद टांगों में ताकत वापस आ जाती है। सुन किया होता जैसे हमने, तो कुछ घंटों के कुछ पेशेंट्स के 3 घंटों के बाद ताकत वापस आ जाती है। जैसे ही टांगों में ताकत वापस आती है, हम ऑपरेशन वाले दिन ही पेशेंट को एक्सरसाइज भी करा देते हैं, घुटना मोड़ना भी शुरू कर देते हैं। वो आराम से अपने बेड पे बैठ के खाना भी खा सकते हैं, टीवी भी देख सकते हैं। कुछ देर के बाद हमारी फिजियोथेरेपी की टीम आती है, वो उनको ऑपरेशन वाले दिन, ऑपरेशन के कुछ घंटों के बाद खड़ा भी कर देती है उनके टांगों के ऊपर। Okay. और कुछ कदम चलाना भी शुरू कर देते हैं। अब आप इमेजिन करें, पुराने ऑपरेशनों में जो परंपरागत ऑपरेशन हुए थे, उनमें पहले 2 या 3 दिन तो मरीज़ अकेला ICU में ही होता है। बिल्कुल। चलना तो दूर की बात है। इसमें क्योंकि रिकवरी जल्दी होती है तो पेशेंट्स को प्रॉब्लम्स भी कम आती हैं, जल्दी ठीक होने का जो चांस होता है। और ऑपरेशन के अगले दिन, एक दिन रुकना होता है, उसके अगले दिन पेशेंट अपने घर भी जा सकते हैं। सो सर, जैसे आपने बताया कि पुरानी सर्जरीज में घंटा 1.5 घंटा लग जाता था, अब एक्चुअल टाइम कितना है इस परफॉर्मेंस ऑफ सर्जरी का? इसमें हमें मेडिकली देखना पड़ेगा। मेडिकली 2-3 टर्म्स होती हैं। एक होता है ऑपरेशन थिएटर टाइम, कि मरीज़ अपने कमरे में से ऑपरेशन थिएटर गया और कब वापस आया कमरे में। तो ये होता है ओवरऑल ऑपरेशन थिएटर टाइम। तो वो ऑपरेशन थिएटर, जैसे हमारे यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स है, तो मरीज़ जब ऑपरेशन अपने कमरे से ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, ज़्यादातर लोग तो टाइम घड़ी अब तभी ऑन कर लेते हैं कि अब ये तो ऑपरेशन के लिए चले गए, लेकिन एकदम से ऑपरेशन नहीं शुरू किया जाता। पहले पेशेंट कमरे से प्री ऑपरेटिव एरिया में जाते हैं, यानी कि ऑपरेशन से थिएटर से पहले एक कमरा होता है जहाँ पे एनेस्थीसिया के डॉक्टर होते हैं। वो प्रॉपर उनकी जांच करते हैं, BP शुगर सब चेक करते हैं। ज़्यादातर पेशेंट घबराए हुए होते हैं, उनको थोड़ा काम डाउन करते हैं, उनसे बातचीत करके उनको थोड़ा कंफर्टेबल करते हैं। उसके बाद उनका सारी दवाइयों का चेकअप किया जाता है। जब वो काफ़ी काम डाउन हो जाते हैं, थोड़े से टेंशन फ्री हो जाते हैं, फिर ही उनको ऑपरेशन थिएटर में लेके जाया जाता है। ठीक है। और फिर ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जैसे ही हम ऑपरेशन थिएटर में लेके गए और हमने पेशेंट का ऑपरेशन शुरू कर दी। पहले ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के बाद शुगर वगैरह की जांच की जाती है, फिर उनकी घुटनों की पोजीशन बनाई जाती है जिस पोजीशन में हमने ऑपरेशन करना होता है, फिर स्टेरिलाइजेशन की जाती है, इन्फेक्शन वगैरह को कम करने के बहुत अच्छी तरह साफ़ सफाई की जाती है। फिर जो हमारे पास प्लानिंग आई होती है उसको अपलोड किया जाता है। अपलोड होने के बाद जो हेड गियर होता है उसको हम पहन के चेक करते हैं कि सब कुछ सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर एनेस्थीसिया दिया जाता है, टांगों को सुन किया जाता है, फिर ड्रेपिंग की जाती है। और ड्रेपिंग होने के बाद जब हमें गो हेड मिल जाता है कि पेशेंट भी बिल्कुल ठीक है, स्टेबल है, हमारे पास डेटा भी सारा अवेलेबल है, सब कुछ काम कर रहा है, फिर थम्स अप दिया जाता है कि अब हम ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। जब हमें गो हेड मिल जाता है कि अब सब कुछ रेडी है और अब हम ऑपरेशन करते हैं, तब ऑपरेशन थिएटर टाइम नहीं गिना जाता, तब वो माना जाता है सर्जिकल टाइम। तब सर्जरी शुरू होती है और सर्जरी को ख़त्म करने में हमें लगभग 15 मिनट लगते हैं। यानी कि अगर हम ओवरऑल टाइम देखें कि कमरे से बाहर कब गए और वापस अपने कमरे में कब आए, उसमें लगभग 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। लेकिन उस 3 से 4 घंटों में सर्जिकल टाइम या जो ऑपरेशन का टाइम होता है वो एक घुटने में अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट का होता है। ओके, काफ़ी कम हो गया। काफ़ी कम है। और मैं हमेशा पेशेंट्स को कहता हूँ कि आपने घड़ी तब नहीं ऑन करनी है जैसे पेशेंट बाहर गए, हमें और भी बहुत कुछ करना होता है। और जैसी सर्जरी खत्म हो जाती है इमीडिएटली हम कमरे में वापस नहीं भेज सकते, तो फिर से पोस्ट ऑपरेटिव एरिया में पेशेंट को रखा जाता है, जहाँ पे फिर से वही एनेस्थीसिया के डॉक्टर आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, BP शुगर कंट्रोल में लेके आते हैं, उनको कंफर्टेबल करते हैं। जब वो बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाते हैं फिर रूम में भेजा जाता है। तो सर्जिकल टाइम और ऑपरेशन थिएटर टाइम 2 अलग अलग टर्म्स हैं। ये मैं पेशेंट को, हर एक पेशेंट को समझाता हूँ, नहीं तो ज़्यादातर पेशेंट घबरा जाते हैं कि बोला था 15 मिनट लेकिन हो गया 1 घंटा। तो ये सारी चीज़ें भी हमें समझानी पड़ती हैं। थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग, बिकॉज मेरे को नहीं पता था और आई एम प्रीटी श्योर काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा कि डिवाइड होता है। यस, सो थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग दैट। जैसे आप एनेस्थीसिया की बात कर रहे थे, तो इसके अंदर जैसे आप बोलो चेकअप करते हैं, आप उनसे बात भी करते हैं, तो क्या वो होश में होते हैं जब आप ऑपरेशन कर रहे होते हैं?
इस ऑपरेशन की जो खास बात है वो ये है कि इसमें पूरा बेहोश करने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके। इसको हम अवेक सर्जरी कहते हैं। अवेक मतलब पेशेंट अपने ऑपरेशन के थ्रू आउट द प्रोसेस, जब से वो कमरे से वो जागते रहते हैं, सुनते रहते हैं, हमसे बात करते रहते हैं, एनेस्थीसिया के डॉक्टर से बात करते रहते हैं, उनको सब कुछ दिख रहा होता है, सब कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन हम ऑपरेशन नहीं दिखाते क्योंकि उससे पेशेंट घबरा सकते हैं। तो हम मरीज़ों के फेस के आगे एक स्क्रीन लगा देते हैं, भजन लगा देते हैं, शब्द कीर्तन लगा देते हैं ताकि पेशेंट कंफर्टेबल हो। पेशेंट लेकिन थ्रू आउट द ऑपरेशन जागते रहते हैं। तो उनको हम बेहोश नहीं करते क्योंकि बेहोश करने से एक उनके बेहोशी के कारण जो कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस होते हैं वो साथ में ही आते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि हम मरीज़ को बेहोश बिल्कुल भी ना करें, जागते रहते हैं। जो मरीज़ कई बार ऑपरेशन थिएटर में जाके डर जाते हैं, जिनको क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, ऐसे मरीजों को हम उनको नींद की दवाई दे देते हैं लेकिन बेहोश नहीं करते हैं। तो इस ऑपरेशन की FT3D रीसर्फेसिंग और रोबोलेंस में जो हम सर्जरी करते हैं उसमें हम पूरा बेहोश भी नहीं करते हैं। और दूसरा जो साथ साथ इसके साथ सवाल आता है, तो अगर हम बेहोश नहीं करते हैं तो क्या दर्द होगा? क्योंकि मैं तो होश में हूँ, आप कैसे ऑपरेशन कर लोगे? तो हम सिर्फ टांगों को सुन करते हैं, उसको रीजनल एनेस्थीसिया बोलते हैं। रीजनल एनेस्थीसिया देने के दो अलग अलग किस्म होते हैं। एक जो बड़े पूरे घुटने बदलने वाले ऑपरेशनों में लगाया जाता था कमर के अंदर, एपिड्यूरल इंजेक्शन कहते थे। वो एक मोटा इंजेक्शन होता था जिस इंजेक्शन के बीच में से एक ट्यूब डाली जाती थी जिसको एपिड्यूरल इन्फ्यूजन कहते थे। वो इन्फ्यूजन की जो ट्यूब होती थी वो मरीज के कमर में ऑपरेशन के बाद 24 से 48 घंटे तक पेशेंट के स्पाइन में या कमर में ही रखी जाती थी। मैं पुराने ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ। उसी एपिड्यूरल के ट्यूब को 24 से 48 घंटे रखने के कारण ज़्यादातर मरीजों को ICU में रखना पड़ता था और उनको ये भी एक हिदायत दी जाती थी, इंस्ट्रक्शन दी जाती थी कि आपको हिलना नहीं है, आपको सीधे ही लेटना है, वरना आपके कमर में जो ट्यूब है वो हिल जाएगी। तो आप इमेजिन करें कोई बुजुर्ग पेशेंट जिनकी ऑपरेशन लगभग 1.5 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे लंबा ऑपरेशन, और उसके बाद पेशेंट ICU में चला जाता है और उसको 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए ये बोला जाता है कि आप हिल ही नहीं सकते, आपको सीधा ही लेटना है। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। अब अगर हम कंपैरिजन करते हैं FT3D नी रिसर्फेसिंग और रोबोलेंस टेक्नोलॉजी में, इसमें हमने एपिड्यूरल की इंजेक्शन या एपिड्यूरल की इन्फ्यूजन की भी ज़रूरत नहीं करनी होती। ओके। तो ना हमने पेशेंट को बेहोश करना है, ना ही हमने कमर के अंदर जो एपिड्यूरल की जो ट्यूब डालते थे जो 2 दिन के लिए रखी जाती थी उसका भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो ऑपरेशन के बाद मरीज़ जो FT3D रीसर्फेसिंग के रोबोलेंस के जो ऑपरेशन, उसके बाद मरीज़ वापस अपने कमरे में जाते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं और ऑपरेशन वाले दिन ही वो बैठ के अखबार भी पढ़ सकते हैं, TV भी देख सकते हैं और रात को करवट लेके भी सो सकते हैं। उनको सीधा लेटने की कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाती, तो बहुत ही कंफर्टेबल हो जाता है। बिल्कुल। हम जो एनेस्थीसिया का यूज़ करते हैं उसको हम मेडिकली भाषा में सिंगल शॉर्ट एक्टिंग स्पाइनल एनेस्थीसिया कहते हैं। तो कुछ घंटों के लिए टांगों को सुन कर देता है जब तक उनका हम ऑपरेशन कर रहे होते हैं। जैसे ही ऑपरेशन खत्म होता है उसका असर खत्म होने लग जाता है और कुछ घंटों के बाद टांगों में ताकत वापस आ जाती है। तभी हम ऑपरेशन वाले दिन ही मरीज़ को चलाना भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि 2 दिन के लिए मरीज़ की टांगें सुन करके इस ऑपरेशन में नहीं रखी जाती। तो ये सारी चीज़ें अगर हम ध्यान से सोचें तो इन सब चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है वो मरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। मैं बोलता हूँ कि FT3D रीसर्फेसिंग और रोबोलेंस के ऑपरेशन अक्रॉस ऑल द सर्जरीज जो है सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है। बिल्कुल। कन्वीनियंट मतलब सबसे ज़्यादा मरीज़ के लिए सुविधाजनक, मरीज़ के परिवार के लिए सुविधाजनक। उनको कहीं इधर उधर कभी मॉर्निंग टाइम में आपको ICU में मिल सकते हो या सिर्फ शाम को मिल सकते हो, ऐसा नहीं है। या मरीज़ को दर्द हो रहा है उनको हम देख ही नहीं पाते हैं, ना फ़ोन अलाउड होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कितना सुविधाजनक है कि हमारे परिवार के सदस्य का आज ही ऑपरेशन हुआ और आज ही शाम को हम बैठ के इकट्ठे TV भी देख रहे हैं। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मनोबल बढ़ाती हैं पेशेंट का, इसीलिए पेशेंट जल्दी ठीक होते हैं। एक खुश मरीज़ जल्दी ठीक होगा, एक दर्द से पीड़ित अकेला ICU में रुका हुआ मरीज़ जो है वो डिले होगा, उसकी रिकवरी में टाइम लगेगा। बिल्कुल। तो सर आपके पास 15 साल का एक्सपीरियंस है, आपने हज़ारों से ज़्यादा सर्जरीज़ की हैं और आपने अपनी एक लेगेसी बनाई है और आप उसी लेगेसी से चंडीगढ़ में पिछले कुछ 5-10 सालों से काम कर रहे हो एक हॉस्पिटल में, और अभी आप मैक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हो। कोई ख़ास रीज़न जो आपने उस हॉस्पिटल को अभी छोड़ा है? लगभग पिछले आधे पौने दशक से चंडीगढ़ के जिस हॉस्पिटल में मैंने काम किया वहाँ पे पहले कोई घुटनों की ऑपरेशन नहीं हुआ करते थे। धीरे धीरे करके हमने डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किया। पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऑपरेशन शुरू किए,
फिर धीरे धीरे करके ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी रोबोलेंस के साथ ऑपरेशन शुरू किए, हज़ारों ऑपरेशन किए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए। पेशेंट्स का जो रिकवरी प्रोसेस था, पेशेंट के जो कॉम्प्लिकेशंस वगैरह थी, वो हमने बहुत बेयर मिनिमम रखी अगर हम कंपैरिजन करते बाकी हॉस्पिटल्स में। हमेशा से मेरा यही सोचना है कि हमें कभी भी मरीज़ों की मदद करने के लिए अपने आप को होल्ड नहीं करना होता है, हमें हमेशा इम्प्रूव करने की कोशिश करनी होती है। तो अगर मैं आपको एक ही चीज़ बताऊं कि क्या कारण था कि मैं अभी मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मैंने ज्वाइन किया है, वो है पेशेंट्स की हेल्प करने की हमारी जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, अब पुराने जगह से भी ज़्यादा है। उसका कारण क्योंकि अब हमारे पास और भी ज़्यादा बेटर टेक्नोलॉजी, हमारे पास FT3D रीसर्फेसिंग और रोबोलेंस की मशीन्स के साथ साथ हमने इंटेलिजेंट सर्जिकल कनाडा से नई मशीन्स भी ऑर्डर की हैं, हमारे पास अवेलेबल भी हैं। हमने साउथ कोरिया की एक मेजर कंपनी क्यूविस के साथ मिलके रोबोटिक सर्जरीज़ का भी इस्तेमाल करना शुरू किया है। तो अगेन कुछ पेशेंट्स को हम ये नहीं कह सकते कि हम एक ही तरह की सर्जरी करते हैं, अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है तो आपको किसी और हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। मेरी यही सोच है कि मरीज़ का या पेशेंट का जो रिश्ता होता है वो किसी अस्पताल के साथ नहीं होता है, वो किसी मशीन के साथ नहीं होता है, वो रिश्ता हमेशा उसके डॉक्टर के साथ होता है। तो बहुत से पेशेंट मेरे पास आते थे, वो मेरे से ये पूछते थे कि आप तो सिर्फ FT3D रीसर्फेसिंग ही करते हो, लेकिन मेरे पिताजी को या मेरी माताजी को तो टोटल नी रिप्लेसमेंट के बारे में सलाह दी गई है। मैंने अलग अलग हॉस्पिटल्स में पूछा है। तो पहले हमारे पास मशीन्स नहीं होती थी, तो मैं सबको यही कहता था कि देखो मैं तो यही सर्जरी करता हूँ, ओके, तो आपको जहाँ से भी आपको सलाह मिली आप वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं। लेकिन उससे पेशेंट का जो डॉक्टर के साथ जो रिलेशन था उसमें कहीं ना कहीं बाधा आ जाती थी। तो अब ये जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, इंटेलिजेंट सर्जिकल्स और जो क्यूविस रोबोटिक सिस्टम्स है, जो हम नेचुरल रोबोटिक्स कहते हैं, इन सब के साथ अब हम रोबोलेंस और FT3D रीसर्फेसिंग की जो टेक्नोलॉजी है उसको और भी बेहतर करने के लिए अब हम मरीज़ों को टोटल नी रिप्लेसमेंट, पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, FT3D नी रीसर्फेसिंग, यूनी कंपार्टमेंटल नी आर्थ्रोप्लास्टी जैसे सारे ऑपरेशंस का हम ऑप्शंस दे पाते हैं। यानी कि अब हम उसी पुरानी टेक्नोलॉजी को और भी ज़्यादा उसका जो स्कोप है वो बाकी प्रॉब्लम्स में भी इंक्लूड कर रहे हैं। यानी कि अब अगर फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट की उम्र बहुत ज़्यादा है और उनके घुटने बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा ख़राब है, उनमें पार्शियल नी रिप्लेसमेंट या उनमें बाई कंपार्टमेंटल नी आर्थ्रोप्लास्टी या FT3D रीसर्फेसिंग शायद उतनी कारगर ना हो। पहले और कोई ऑप्शन नहीं हुआ करता था। अब हमने मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पेशेंट जब भी हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले उनका हम एक CT स्कैन और उनकी 3D प्लानिंग करवाते हैं। ओके, तो जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, और उसी प्लानिंग के मुताबिक अब हम पेशेंट्स को ऑप्शंस देते हैं कि एक फॉर एग्जांपल अगर एक मरीज़ को सिर्फ घुटने के एक तरफ प्रॉब्लम है तो उसमें हम उनको एक ऑप्शन देते हैं, आपको हम ये सर्जरी कर सकते हैं। अगर मरीज़ के 2 कंपार्टमेंट्स में प्रॉब्लम है तो आपको हम FT3D रीसर्फेसिंग बाई कंपार्टमेंटल हम सर्जरी कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट के वाकई में सारे घुटने ही ख़राब हैं तो उस पेशेंट में अगर हम ये बोलें कि मैं सिर्फ FT3D रीसर्फेसिंग ही करता हूँ, तो कहीं ना कहीं मरीज़ थोड़े से मायूस हो जाते थे, क्योंकि उनका रिलेशन जो होता था वो हमेशा डॉक्टर के साथ होता था। तो अब ऐसे पेशेंट जिनको ऑलरेडी टोटल नी रिप्लेसमेंट या पूरा घुटने बदलने की सलाह भी अगर दी गई है तो हमारे पास लेटेस्ट नेचुरल रोबोटिक सिस्टम्स भी हैं। इंटेलिजेंट सर्जिकल्स के जो नई टेक्नोलॉजी है वो भी उपलब्ध है, और मेरा जो पिछले 15 सालों से FT3D रीसर्फेसिंग और रोबोलेंस की टेक्नोलॉजी तो मेरे साथ शुरू से है ही। तो ये एक मेजर कारण था जिसके कारण मेरे को मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मैंने अभी पिछले लगभग 1 महीने पहले ही ज्वाइन किया है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ों की मदद कर पाएँ, ताकि कोई मरीज़ दूर से आए और मायूस होकर वापस ना लौटे, कोई मरीज़ अपना इलाज कराने के लिए इतनी आशा लेके आए और हम उनको मना ना कर दें। तो ये एक मेजर कारण था। यहाँ पे ऑप्शंस हमारे पास ज़्यादा है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अस्पताल का वो पुराने ऑपरेशन की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, किसी भी अस्पताल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो डिसाइड करता है कि डॉक्टर मरीज़ों का इलाज कितना एक्यूरेटली कर पाएगा या अपने मरीज़ों को कितनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर पाएगा। तो ये भी एक कारण है।
सर जैसे आप बोल रहे हो कि मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या आप उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं कि मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ऐसे क्या फ़ीचर्स हैं जो बाकी हॉस्पिटल्स में नहीं हैं? सबसे पहले तो जो हमारा नया विंग बना है वो डेडिकेटेड सिर्फ घुटनों के ऑपरेशन के लिए ही बनाया गया है। वहाँ पे सारे जो कमरे हैं वो एक ही फ्लोर पे हैं। ओके। सारे जो नए ऑपरेशन मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर हैं वो एक ही फ्लोर पे हैं। ठीक। और हमारे पास लगभग 8 ऑपरेशन थिएटर हैं। मरीज़ों को जो दूर से ऑपरेशन कराने आते हैं उनके लिए हमें सिर्फ एक ऑप्शन की बजाय उनको हमने अलग अलग कमरों का ऑप्शन भी रखा हुआ है। जहाँ तक हम बात करें सर्जरी करने के जो मशीनें हैं उनमें हमारे पास FT3D रीसर्फेसिंग और रोबोलेंस की मशीनों के साथ साथ इंटेलिजेंट सर्जिकल्स का नेविगेशन सिस्टम भी अवेलेबल है। ओके। क्यूविस कोरिया का नेचुरल रोबोटिक सिस्टम भी अवेलेबल है। और हम पेशेंट को हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल समर्थ है। ओके। सर एक और बात आई है कि बहुत सारे डॉक्टर्स अभी क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने FT3D रीसर्फेसिंग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो लोग, उसके बारे में आपका क्या रिस्पॉन्स है? आप उनको क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए, क्योंकि आप ये सर्जरी पिछले 10-12 साल से कर रहे हैं और वो क्लेम कर रहे हैं कि वो अब लेके आ रहे हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा लाइट अगर डाल सकते हैं। इसके बारे में मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा, मेरे को लगभग 20-25 साल लग गए इस टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए। अब मैं ये कह सकता हूँ कि मैं इस टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट हूँ। अगर कोई भी डॉक्टर या कोई भी अस्पताल अगर ऐसा क्लेम करते हैं कि वो मेरे जाने के बाद वही सर्जरी डे 1 से कर पा रहे हैं, तो इसमें हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस और लॉजिक इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ऑपरेशन नहीं करना है, रोबोलेंस ने ऑपरेशन नहीं करना है, ये सिर्फ एक मशीनें हैं। इंटेलिजेंट सर्जिकल ने ऑपरेशन नहीं करना है। ऑपरेशन एक एक्सपर्ट डॉक्टर पिछले बहुत सालों के पढ़ाई, ट्रेनिंग, हज़ारों ऑपरेशन के एक्सपीरियंस के बाद ही करते हैं। तो मैं तो हमेशा मरीज़ों को यही कहता हूँ कि ये घुटनों का जो ऑपरेशन है आपके लिए, आपके परिवार के सदस्यों के लिए एक बहुत मेजर डिसीजन होता है, बहुत बड़ा डिसीजन है। तो अपनी रिसर्च करें। हमारे पास रिसर्च करने के लिए सबसे जो ताकतवर जो टूल है, मोस्ट पावरफुल टूल है, वो है इंटरनेट। बिल्कुल। हम इंटरनेट पे जाके अगर हम देखते हैं कोई भी टेक्नोलॉजी कब से वो शुरू हुई, उसकी शुरुआत कब हुई, कौन से डॉक्टर ने उसके ऑपरेशन किया, कौन उसका फाउंडर था, किस डॉक्टर ने उसका इतने ऑपरेशन किए, उस टेक्नोलॉजी का बेस क्या है, उस टेक्नोलॉजी के पीछे जो प्रिंसिपल्स हैं वो कौन से फॉलो होते हैं। इंटरनेट पे अगर हम सर्च करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली हमें समझ में आ जाएगा कि हमें हमारे परिवार के सदस्यों के ऑपरेशन के लिए कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आज की 21वीं सदी में हम सिर्फ कही सुनी बातों पे विश्वास करने की बजाय हम सब के पास हाथों में मोबाइल फ़ोन है। बिल्कुल। हमने सिर्फ गूगल पे सर्च करना है कि कौन से डॉक्टर ने कौन सी सर्जरी की प्रैक्टिस की है, कौन से टेक्नोलॉजी कहाँ से एग्जिस्ट हुई है और नई जो टेक्नोलॉजीज है उनका कितना फ़ायदा है। तो इंटेलिजेंट सर्जिकल्स, क्यूविस नेचुरल रोबोटिक्स, ये सारी नई टेक्नोलॉजीज हैं। ये जैसे परंपरागत पूरा घुटने बदलने के ऑपरेशनों की इम्प्रूवमेंट में मदद की थी FT3D रीसर्फेसिंग और रोबोलेंस ने, अब जो नए सॉफ्टवेयर्स या नए जो मशीन्स आ रही हैं, नए जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, वो FT3D नी रीसर्फेसिंग और रोबोलेंस के ऑपरेशनों को भी और एक्यूरेट करने में मदद कर रही हैं। 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी कभी भी एक जगह पे स्थिर नहीं रह सकती है। हमारे फ़ोन ही देख लीजिए, कहाँ से शुरू हुए थे, आजकल फ़ोन पे हम हर एक चीज़ कर पाते हैं। इमेजिन करो अगर हमारे पास पुराना वही एक फ़ोन होता जिसको हम घुमा घुमा के करते थे और टेक्नोलॉजी वहीं पे रुक जाती, तो हम आज भी वही फ़ोन इस्तेमाल कर रहे होते। सेम टेक्नोलॉजी जो है वो एक ही टाइम पे एक ही टेक्नोलॉजी स्थिर नहीं रह सकती। यही कारण है मैं हमेशा पेशेंट्स को कहता हूँ कि हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमारे मरीज़ की, जो हमारे परिवार के जो सदस्य हैं, उनका ऑपरेशन कितना ज़्यादा एक्यूरेटली हो सके। ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन सा ऑपरेशन सस्ता है या महंगा है या XYZ, ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। मायने रखती हैं आपके डॉक्टर का एक्सपीरियंस, उन्होंने कितने ऑपरेशन किए हैं, वो कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं और वो टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा यूज़ में है और वो टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा प्रूवन है।
एंड आई एग्री विद इट। जैसे आपने बोला कि चेंज इज़ कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी इवॉल्व करती रहती है और चेंज करती रहती है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के ऊपर है। जैसे आपने बोला कि अभी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है जो FT3D को भी बेटर कर रही है, तो आपका क्या मानना है कि अगले 5 से 10 सालों में AI किस तरह से हमारी मेडिकल फील्ड को चेंज करेगा? देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरे मुताबिक तो, क्योंकि मैं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, लोगों के मन में डर भी बहुत है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करें, और मैंने तो अपने आँखों से अपने हाथों से देखा हुआ है, मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पिछले 15 सालों से इतने ऑपरेशन किए हैं कि मेरे को तो पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अगर मैं पेशेंट्स की ऑपरेशन को बहुत ज़्यादा एक्यूरेट कर पाता हूँ तो ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सबसे ज़रूरी पहलू है वो ये है कि वो हमेशा इम्प्रूव होती रहेगी। बिल्कुल, वो एक किताब नहीं है कि जो 100वें पन्ने पे ख़त्म हो जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमेशा और भी आगे बढ़ती जाएगी और सीखेगी। अब जो हम हर एक ऑपरेशन करते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, वो हर ऑपरेशन का जो डेटा होता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो ब्रेन लैब होती है उनके डेटा सेंटर में जाता है, जहाँ पे सेम टेक्नोलॉजी उसी ऑपरेशन के प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव रिजल्ट्स को कंपेयर करके खुद ये डिसाइड कर सकती है कि अगले ऑपरेशन को वो और भी बेटर बनाने के लिए वो पिछले ऑपरेशन से क्या क्या सीख सके। ओके, दैट इज़ द होल पॉइंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि वो खुद ही वो डिसाइड कर लेती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरे हिसाब से आने वाले 5-10 सालों में मेडिकल फील्ड में तो बहुत ही ज़्यादा चेंजेस लाने वाली हैं। हम सुन ही रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ब्रेस्ट कैंसर को आजकल हम खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद डायग्नोस कर पा रही है। ऑपरेशंस जो है उनमें सारी डायग्नोसिस और जो प्लानिंग है वो खुद कर पा रही है। ऑपरेशन के रिजल्ट्स को आपस में कंपेयर करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद ही डिसाइड कर पा रही है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो फेज़, जो आजकल डिजिटल जो एरा चल रहा है, ये मेरे हिसाब से मरीज़ों के लिए और डॉक्टर्स के लिए, दोनों के लिए ही अच्छा है, क्योंकि ये अल्टीमेटली जो बेनिफिट मिलेगा वो मरीज़ों को ही मिलेगा। मरीज़ ही जल्दी ठीक होंगे, मरीज़ ही कम कॉम्प्लिकेशंस को महसूस करेंगे, मरीज़ों का ही ब्लड लॉस कम होगा, मरीज़ों को ही आईसीयू में नहीं रहना पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, फ़ायदा जो है वो मरीज़ों का हो रहा है, पर ये समझने की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमारे पास तो AI टेक्नोलॉजी पिछले 2-3 सालों में आई है, लेकिन सर पिछले 15 सालों से मेडिकल फील्ड में 15 सालों से AI का यूज़ हो रहा है। सो दैट्स वेरी रीअश्योरिंग, क्योंकि सिविल लोगों के पास टेक्नोलॉजी बाद में आती है, पहले वो यूज़ होती है मिलिट्री में, फिर मेडिकल में, फिर हमारे पास आती है, तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर होगा, डर के ऊपर। काफ़ी लोगों में एक मिथ्स होती हैं कि नी सर्जरी को लेके ये बहुत बड़ा नी सर्जरी है। कोई ऐसी कॉमन मिथ जो आप बहुत सुनते हैं, उसके ऊपर बताना चाहिए वो क्या मिथ है और आप उसको बस्ट करेंगे? सबसे कॉमन मैं 2-3 मिथ्स बता देता हूँ। एक मिथ नहीं, हमारे समाज में तो इतनी सारी मिथ्स हैं, अगर मैं अभी बताने लग जाऊँ तो मेरे को 2-3 घंटे लग जाएंगे। हर एक मरीज़ एक नई मिथ लेके आता है, हर एक मरीज़ एक नया वहम अपने साथ लेके आता है, जो उनको किसी ने पार्क में बताई होती है या उनके जो गली में कुछ जानकार होते हैं, मोहल्ले में जो होते हैं उनके साथ उन्होंने बताई होती है। उनमें से सबसे जो कॉमन मिथ है वो ये है कि घुटने के जो ऑपरेशन होते हैं वो इतने बड़े और दर्दनाक ऑपरेशन होते हैं कि उससे अच्छा है कि हम दवाई खा के काम चला लें। बिल्कुल। लेकिन वो धीरे धीरे करके क्या होता है, इसी मिथ को, इसी गलत धारणा को वो अपने ऊपर इस्तेमाल करके पेन किलर्स खा खा कर वो अपने किडनी लिवर खराब कर लेते हैं। बिल्कुल। तो एक चीज़ को डर के कारण या एक मिथ या मनगढ़ंत चीज़ को लेकर उन्होंने अपना एक शरीर को, खुद के शरीर को नुकसान पहुंचा लिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पुराने ऑपरेशन शायद ऐसे हुआ करते थे, लेकिन नए जो हम ऑपरेशन आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, इंटेलिजेंट सिस्टम्स के साथ या नेचुरल रोबोटिक्स के साथ जो कर रहे हैं, उनमें पुराने ऑपरेशनों की तरह खराबी होने का या फेलियर होने का या पहले से भी हालत बदतर होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा मिनिमल, मैं तो कहूँगा है ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो हमने पहले से ही प्लान करके चले होते हैं। हम कौन सा अंदाजे से ऑपरेशन कर रहे हैं। पुराने ऑपरेशन अंदाजे से होते थे, सिर्फ डॉक्टर के हाथ के ऊपर डिपेंड करते थे, नब्ज देखी, सब कुछ डायग्नोस कर लिया। आजकल नहीं, आजकल हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज है, ऐसी टूल्स हैं जिसमें डॉक्टर के एक्सपीरियंस को डबल ट्रिपल करने में ये टेक्नोलॉजीज हमारी हेल्प करते हैं। दूसरी कॉमन जो बड़ी फनी भी है और बहुत ज़्यादा कॉमन भी है हमारे समाज में, वो ये है कि
किसी पेशेंट का तो ऑपरेशन जब हो जाएगा तो वो तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन हो सकता है किसी और पेशेंट का ऑपरेशन फेल हो जाए। जैसे अब ये इसके पीछे भी ये नॉर्मल है कि हमारे ही मोहल्ले में एक ही डॉक्टर से 2 लोगों ने ऑपरेशन कराया एक ही अस्पताल में। एक मरीज़ का ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हो गया, वो तो बिल्कुल भाग रहे हैं, लेकिन दूसरे जो मरीज़ हैं वो तो बिल्कुल ही बैठ गए, वो तो चल ही नहीं पाए, वो पहले से भी बदतर हो गए। तो ये एक तरह से ये समाज में मिसकंसेप्शन है, क्योंकि हमने सिर्फ रिजल्ट को कंपेयर किया है, इंडिविजुअल केसेस को नहीं, हमने रिजल्ट को कंपेयर किया। हमने ये नहीं पूछा, ये नहीं देखा कि उन 2 मरीज़ों की, हमने ये नहीं देखा या ये परखा कि उन 2 मरीज़ों की उम्र में क्या फ़र्क है, उन 2 मरीज़ों में किसी को कोई प्रॉब्लम पहले से, हार्ट की प्रॉब्लम या शुगर की प्रॉब्लम तो नहीं थी, उनका वेट कितना था, उनके ऑपरेशन से पहले उनके घुटनों की हालत कैसी थी, उन्होंने ऑपरेशन कब करवाया, वो ऑपरेशन के बिल्कुल लास्ट स्टेज में व्हीलचेयर पे बेड रिडन होके गए थे या वो आराम से चल के गए थे, दोनों ऑपरेशंस में टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल की गई, हम ये कोई चीज़ नहीं देखते, हम सिर्फ रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं। तो ये मेरी तरफ से अगेन मैं सलाह देता हूँ कि ये सिर्फ रिजल्ट्स को देख के कंपैरिजन ना करें। कोई भी किसी भी पेशेंट को किसी और पेशेंट के साथ कभी भी अपने ऑपरेशन के बारे में कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, बिकॉज हर एक इंसान एक अलग इंसान होता है, घुटने अलग होते हैं, हड्डियां अलग होती हैं, मांसपेशियों की ताकत कम ज़्यादा होती है, हमारी हाइट कम, वेट ज़्यादा, मेरे को शुगर है, किसी को शुगर नहीं है, किसी की उम्र कम है, किसी की उम्र ज़्यादा है, बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को ऑपरेशन के बाद रिजल्ट कैसा मिलेगा। बिल्कुल। तो हमेशा अपने डॉक्टर से मिले। आपके डॉक्टर ने, जो आपके घुटनों के डॉक्टर हैं, उन्होंने सारी उम्र इसी चीज़ की पढ़ाई की होती है, इसी चीज़ की ट्रेनिंग ली होती है कि वो आपके परिवार के सदस्यों के घुटनों को ठीक कैसे कर पाएँ। वो जो पार्क में आपसे मिलते हैं उन्होंने ऐसी कोई पढ़ाई नहीं की होती है, जो आपको गली में मिलते हैं, जो आपको जो जानकार हो, तो उन्होंने ऐसी कोई पढ़ाई नहीं की होती है। तो हमेशा कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, तो हमेशा अपने घुटनों के स्पेशलिस्ट के पास जाएं। आप मेरे से आके मिल सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि आप मेरे से ऑपरेशन के पर्सपेक्टिव से या ऑपरेशन के बारे में पूछने के लिए मत आओ, आप सिर्फ मिलने के लिए आओ। आपके मन में जो डाउट्स हैं सिर्फ वो क्लियर करने के लिए आओ। आप एक लिस्ट बना के लेके आओ कि हमको ये बताया गया है, आप बताइए कि इनमें से क्या क्या सच है, क्या क्या झूठ है, और मैं बैठ कर सबको समझाऊंगा। जब आपको लगेगा कि हाँ, ये हमारे जो वहम थे या जो मिथ्स थी ये दूर हो गई हैं, तो आई थिंक वो आप ही को मदद करेगा एक सही डिसीजन, सही निर्णय लेने में। 100% माइंड क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई आप ऐसी सिंपल टिप देना चाहेंगे लोगों को जो अपने घुटनों का ध्यान रख सके फॉर लॉन्ग टर्म? बिकॉज लोग कहते हैं कि ऑपरेशन से बढ़िया कि प्रिवेंशन हो जाए, तो प्रिवेंशन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो डिपेंड करेगा कि पेशेंट की उम्र क्या है। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो जो यंगर जनरेशन है, कम उम्र में घुटनों को आगे जाके प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए सबसे ज़रूरी 2-3 चीज़ें जो हैं वो है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है वज़न ना बढ़ने देना। हमारे अगर शरीर का वज़न 1 किलो बढ़ता है तो उस 1 किलो का जो स्ट्रेस होता है वो 4 गुना हमारे घुटने उठाते हैं। ओके। तो ओवरवेट होने से, और ओवरवेट होना कोई एकदम से नहीं शुरू होता है, उसकी जो शुरुआत होती है वो बचपन से ही शुरू होती है। पहले से ही अगर कम उम्र में हम अपने वेट को कंट्रोल रखेंगे तो हमारे घुटने जल्दी ख़राब नहीं होंगे या शायद नहीं होंगे। बिल्कुल। दूसरा, डेस्क जॉब्स, जैसे आजकल सॉफ्टवेयर की जो जॉब्स होती हैं, वो सारा दिन बैठना पड़ता है। हाँ जी। सारा दिन बैठे रहने के कारण जो हमारे घुटनों के जो मांसपेशियां होती हैं वो वीक हो जाती हैं, क्योंकि उनको इस्तेमाल ही नहीं किया जाता। आप इमेजिन करें, यंगर जनरेशन, मैं तो खुद अपने रिश्तेदारों में देखता हूँ, सुबह उठते हैं, कार में बैठकर ऑफिस जाते हैं, सारा दिन ऑफिस में बैठते हैं, कार में बैठ के वापस आ जाते हैं, शाम को खाना खाते हैं, सो जाते हैं, अगले दिन सेम। इस सारे दौरान उनका घुटनों ने जो काम किया वो सिर्फ गाड़ी का शायद क्लच दबाया, और वो भी शायद 8-10 बार। बाकी सारा दिन 24 घंटों में उनके घुटनों की मांसपेशी ने कोई काम नहीं किया। तो ऐसे लगातार कुछ साल अगर हम ऐसे ही बिना किसी घुटनों की वर्जिश के अगर हम अपने घुटनों की मांसपेशियों को कमज़ोर होने देते रहते हैं तो भी घुटने जल्दी ख़राब होने के चांस होते हैं। तो इसका जो ऑपोजिट है वो ये है कि दिन में 2 टाइम आप अपने लिए 10 मिनट निकालें। ओके। सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट। 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को अगर हम बहुत ही बेसिक घुटनों की एक्सरसाइज कर लें, लेकिन रूटीन, कभी कभी नहीं, रोज़, तो हमारे घुटनों की जो मांसपेशियाँ हैं वो ताकतवर रहेंगी।
तो यंगर पेशेंट्स के लिए वज़न ना बढ़ने देना और सुबह शाम हल्की एक्सरसाइज करना मोर देन इनफ, काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। अब सेकंड कैटेगरी जो 50-55 साल के जो हो जाते हैं, बिल्कुल 50-55 साल में उनके घुटनों के अंदर अगर आर्थराइटिस की प्रोसेस जो शुरू हो चुकी होती है, उनका ध्यान रखने के लिए वो रेगुलर बेसिस पे अपना चेकअप ज़रूर कराते रहें। अपने आप कहते हैं वो नुस्खे ना अपनाएं। हाँ, बिल्कुल कि आज हम मालिश कर लेते हैं, आज हम हल्दी लगा लेते हैं, आज हम चूरन खा लेते हैं, आज हम एक्यूप्रेशर कर लेते हैं, अपने आप ना करें, अपने स्पेशलिस्ट से मिले। हमेशा जिनकी भी उम्र 50-55 साल से ऊपर होती है, एक स्क्रीनिंग एक्सरे करा के ये देख लेना चाहिए कि कहीं घुटनों में आर्थराइटिस की प्रॉब्लम शुरू तो नहीं हो गई। ओके अगर नहीं हुई है बहुत अच्छी बात है, एक्सरसाइज कंटिन्यू रखें, सैर कंटिन्यू रखें। घर के अंदर ही जो हमारे हर घर के अंदर सीढ़ी होती है, बिल्कुल जो फर्स्ट फ्लोर पे जाती है, दिन में एक बार सीढ़ी ऊपर चढ़ गए, दिन में एक बार सीढ़ी नीचे उतर आए, यही काफ़ी एक्सरसाइज होती है। सुबह या शाम में से कोई एक टाइम फिक्स करें, सैर करें। और सैर भी ऐसा नहीं कि आपको बहुत तेज़ सैर करनी होती है, नॉर्मल अगर हम चल के ही सैर करें, लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि ये रूटीनली होना चाहिए, कभी कभी नहीं होना चाहिए। हैबिट बनानी पड़ेगी। हैबिट बनानी पड़ती है। तीसरा कैटेगरी उन लोगों में जिनके घुटने ऑलरेडी ख़राब हो चुके होते हैं, उनमें अगर मैं ये बोलूं कि आप सीढ़ी भी चढ़ो और आप सैर भी करने जाओ और आप साइकिलिंग भी करो, तो उनकी हम तो घुटनों की प्रॉब्लम को और बढ़ा सकते हैं। ओके तो अगर आपके घुटनों के स्पेशलिस्ट ने आपके एक्सरेज वगैरह देखकर आपको ये बताया कि आपके घुटनों में आर्थराइटिस काफ़ी एडवांस्ड है, ऐसे पेशेंट्स को मैं ये बोलूँगा कि ऑप्शंस के बारे में रिसर्च करना शुरू करें। आजकल वन साइज़ फिट्स ऑल सर्जरी नहीं होती है। आजकल 3D मैपिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी सॉफ्टवेयर्स की मदद से, इंटेलिजेंट्स, ये सब जो मैंने नई टेक्नोलॉजीज़ के नाम लिया है, इन सब टेक्नोलॉजी से हम पहले आपके घुटनों का एनालिसिस कर सकते हैं और फिर आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि आपके लिए कौन सा प्रोसीजर या कौन सा इलाज ठीक है। ओके क्या आप हमारे दर्शकों को ये भी बता सकते हैं कि अर्ली साइंस क्या है नी अर्थराइटिस के? बिकॉज बहुत से लोग होंगे जो भी अर्ली 50s में हैं या लेट 50s में हैं, जिनको मे भी थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, तो क्या वो अर्ली वार्निंग साइंस है? कभी भी घुटनों का दर्द रातों रात नहीं शुरू होता है, या ऐसा नहीं होता है कि मैं जब सोया तो मेरे घुटने ठीक थे और अगले दिन मेरे घुटने इतने ख़राब हो गए कि मेरे को ऑपरेशन कराना पड़ जाएगा। ये जो प्रोसेस होती है घुटनों के आर्थराइटिस की, ये बहुत ही स्लो ओवर द ईयर्स, यानी कि सालों के दौरान होती है। दिनों में, हफ्तों में, महीनों में नहीं होती है। तो ये जो प्रोसेस होती है, इसकी जो शुरुआत वाले जो साइंस होते हैं वो हम इतना अनदेखा कर देते हैं कि हम माइंड ही नहीं करते। शुरुआत वाली स्टेजेस में कभी कभी हमारे घुटनों के ऊपर तकलीफ होनी शुरू हो जाती है जब हम ओवर एक्सर्ट करते हैं। जैसे पहले हम जब जवानी की बात करें तो हम भागकर सीढ़ियाँ चढ़ लेते हैं, बिल्कुल 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर, हमें कुछ पता ही नहीं चलता, तब घुटने बिल्कुल स्वस्थ होते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि भागकर सीढ़ी चढ़ने से या तेज़ सीढ़ी चढ़ने से आपके घुटनों में प्रॉब्लम आई, तो एक अर्ली वार्निंग साइन है कि कुछ तो है प्रॉब्लम जिसके बारे में हमें जांच करना चाहिए। तो कभी कभी का जो तकलीफ घुटनों में अगर बिना किसी कारण के शुरू हो जाए, या जो पहले आप काम बड़ा इजीली कर पाते थे, अगर वो करने से अगर आपको प्रॉब्लम घुटनों में आने लग जाए, तो एक अर्ली साइन होता है। दूसरा सबसे ज़रूरी बात, जो हमारी कैपेसिटी होती है वो कम होना। कैपेसिटी मतलब पहले हम बिना सोचे बिना समझे 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर सैर करके हंसते हंसते वापस आ जाते थे। आजकल वो 7 किलोमीटर की बजाय 4 किलोमीटर रह गया, क्योंकि अगर हम ज़्यादा चल लेते हैं, या अगर जब मैं ज़्यादा चल लेता हूँ तो मेरे को तकलीफ होती है। तो अगर ये कैपेसिटी कम हो रही है, और ये एकदम से नहीं होगी, ये 6 किलोमीटर से 5 होगी, 5 से 4 होगी, अगर ये साइकिल शुरू हो गया है तो ये भी एक वार्निंग साइन है। या फॉर एग्जांपल अगर हम घर में, जैसे हमारे हाउसवाइफ्स होते हैं, अगर वो जैसे घर पे काम करते हैं, पहले वो सुबह से लेकर शाम तक अपने नॉर्मल घर के सारे काम, खड़े रह के काम करना, किचन में काम करना, सारे काम बिना किसी प्रॉब्लम के कर पाते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों से उनको बारी बारी ब्रेक लेनी पड़ रही है, कुछ बैठना पड़ रहा है। अर्ली वार्निंग साइन। तो ये छोटे छोटे साइंस होते हैं। कभी अंदर घुटनों के अंदर से आवाज़ आना, बड़े नॉर्मल होती है, कट कट की आवाज़ आने लग जाती है, तो उसको ऐसे ही अनदेखा नहीं करना चाहिए। कई बार तो वो मोच के कारण होती है, लेकिन अगर वो बारी बारी आ रही है बिना किसी कारण के, तो अगेन अर्ली साइन होता है, उसके बारे में हमें जांच करा लेनी चाहिए। धीरे धीरे करके पेशेंट का जो चलना फिरना है वो अपने आप कम होने लग जाता है। और पेशेंट, बड़े मरीज़ क्या करते हैं, या हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम अपने आप को अपने घुटनों के मुताबिक ढाल लेते हैं। हम सैर करने ही नहीं जाते, हम सीढ़ी कहते हैं लिफ्ट ले लेंगे,
बिल्कुल। या हम कहेंगे कि हम नीचे बैठना आजकल अवॉइड ही करते हैं, मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन हम डायग्नोसिस कंफर्म करने के बारे में कुछ नहीं करते। हम ढाल लेते हैं अपने आप को, लेकिन डायग्नोसिस कंफर्म करने के बारे में कुछ नहीं करते। तो अगर किसी भी पेशेंट को अर्ली साइंस या शुरुआत वाले सिम्टम्स अभी आने शुरू हुए हैं, तो कुछ नहीं करना, एक सिंपल एक्सरेज कराने होते हैं। उस एक्सरेज से आपके घुटनों के स्पेशलिस्ट आपको बता सकेंगे कोई प्रॉब्लम है या कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर है तो उसको सही टाइम पे हम टैकल करें, सही टाइम पे हम उसका इलाज शुरू करें। और वो इलाज ज़रूरी नहीं है कि ऑपरेशन ही होते हैं, इलाज दवाइयाँ भी होती हैं, इलाज कार्टिलेज सप्लीमेंट होते हैं, इलाज फिजियोथेरेपी होती है, अल्ट्रासोनिक थेरेपी होती है, हमारे पास ऑइंटमेंट्स होती हैं, कुछ इंजेक्शंस होते हैं। तो ये नहीं डरना चाहिए कि अगर हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने तो ऑपरेशन ही बोल दे रहा है। डॉक्टर के पास और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। हमारे अगर मैं दिन में 100 पेशेंट देखता हूँ तो 100 में से मुश्किल से 10 या 12 पेशेंट्स को हम सर्जरी के बारे में कहते हैं, बाकी सारे लोगों को नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस बताते हैं, डिपेंडिंग अपॉन उनके घुटनों की आर्थराइटिस की स्टेज क्या है या उनकी प्रॉब्लम या दिक्कत कितनी है। दैट्स गुड। जितना जल्दी आप डायग्नोस करेंगे उतना ही आपका बेटर रिजल्ट होगा। बिल्कुल। दैट्स गुड। सो एट द एंड हमारे जो दर्शक हैं जो हमको सुन रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे जो अभी इस टाइम डर के बैठे हुए हैं, जो डायग्नोसिस को स्किप कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? आप एक एंडिंग पार्टिंग स्टेटमेंट दे दीजिए। मैं सबको एक ही सलाह देता हूँ, बहुत सालों से देता आ रहा हूँ, कि अपने घुटनों की प्रॉब्लम को अनदेखा या नज़रअंदाज ना करें। अपने घुटनों के स्पेशलिस्ट से मिले, डायग्नोसिस कंफर्म करें। अगर आपके घुटनों के प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी डायरेक्टली ऑपरेशन के बारे में सलाह नहीं देगा, लेकिन अगर आपके या आपके परिवार के किसी भी सदस्य को स्टेज 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस डायग्नोसिस कंफर्म हो चुका होता है, तो डायरेक्टली कहीं सुनी बातें या रेफरेंसेस के बेसिस पे अपने ऑपरेशन का निर्णय ना लें। रिसर्च करें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, इंटेलिजेंट सर्जिकल, नेचुरल रोबोटिक्स, ये सब नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आप ही के मरीज़ को बेहतर करने में मदद करेंगी। थैंक यू।